नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं मुकेश आखला आशा करता हूं कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आपने अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी किए हुए हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज मैं अपार बैच में अपने आज बात करेंगे चैप्टर सेकंड के बारे में। जो इतिहास का चैप्टर सेकंड है, अपना चैप्टर सेकंड और इसका नाम है राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे मैं सारे के सारे आपको करवाने की पूरी कोशिश करूंगा और मुझे आशा है कि आज की अपनी जो क्लास है आपके लिए बेहतर साबित होगी। इस क्लास को आपने मिस नहीं करना है, आपने बार बार देखना है और जहां तक होगा इस क्लास के अंदर से ही आपके क्वेश्चन आंसर आने की पूरी उम्मीद है। इसी के साथ ही आज अपने बात करते हैं भारतीय इतिहास का कक्षा 12 का इतिहास। भारतीय इतिहास। चलिए जी, अब अपने बात करते हैं अध्याय सेकंड पर। अध्याय सेकंड और अपने अध्याय सेकंड का नाम है राजा। इस चैप्टर का नाम क्या है? राजा, किसान और नगर। अब अध्याय सेकंड में उन्होंने 3 नाम दिए हैं। पहला राजा, दूसरा किसान और इसके साथ साथ उन्होंने नगरों के बारे में जानकारी दी। कहते कि हमें इस चैप्टर में राजा अर्थात राजवंश पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ हमें वहां की जो आर्थिक स्थिति थी उनके बारे में पढ़ना है और इस काल में जिन जिन नगरों का उदय हुआ उन नगरों के बारे में हमें पढ़ना है। और मैं इन सभी का आपको पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है। और बेसिक इंट्रो के साथ साथ उसके बाद हम इन प्रत्येक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हम डिटेल से आपको करवाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको लास्ट तक मेरे वीडियो के साथ बने रहना है। तो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। इसने कहा है कि राजा और राजा के साथ साथ नगर अर्थात महाजनपद काल। तो पहले अपने इस चैप्टर में आज अपने पढ़ेंगे सबसे पहले महाजनपदों के बारे में। क्या पढ़ेंगे? महाजनपदों के बारे में। महाजनपद पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे? महाजनपद पढ़ेंगे। महाजनपद के बाद अगला जो अपना होगा उसमें हम पढ़ेंगे राजवंश। और राजवंश में हमारे बहुत बेहतरीन राजवंश दिए हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे मौर्य राजवंश। कौन सा राजवंश पढ़ेंगे? मौर्य राजवंश। ये अपना सेकंड पार्ट है। इसके बाद अपने पढ़ेंगे भारत का एक और राजवंश और इस राजवंश का नाम है गुप्त राजवंश। कौन सा राजवंश है? गुप्त राजवंश। थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट के बाद चौथा अपने बात करेंगे इसमें कुषाण। चौथा पार्ट अपना कौन सा होगा? कुषाण राजवंश। और कुषाणों के बाद अपने पढ़ेंगे यहां पर शुंग व सातवाहन वंश। शुंग व सातवाहन राजवंश। सातवाहन वंश। ये सारे के सारे 5 जो पार्ट है वो मैं आपको अब आपकी परीक्षा बिल्कुल नजदीक है इसलिए थोड़ा थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन करवाते हुए इन प्रत्येक चैप्टर में से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करवाऊंगा, ठीक है। अपने आज बात करते हैं महाजनपद के बारे में। किसके ऊपर बात करेंगे? अपने महाजनपद के बारे में। थोड़ा सा मैं इनका पहले परिचय बता दूं कि इन महाजनपदों का उदय कब हुआ, किस काल में हुआ और कुल कितने महाजनपद थे। कहते हैं कि वैदिक काल में छोटे छोटे कबीले थे, उन कबीलों को जन कहा गया। वैदिक काल में छोटे छोटे कबीले थे। क्या थे? वैदिक काल में छोटे छोटे कबीले थे और इन सभी कबीलों को ऋग्वेद में जन कहा गया है। इन कबीलों को छोटे छोटे कबीले थे। इन कबीलों को ऋग्वेद में, किसमें? ऋग्वेद में। इन कबीलों को ऋग्वेद में जन कहा गया है। क्या कहा गया इनको? ऋग्वेद में जन कहा गया है। कहते हैं कि ऋग्वेद में कुल 24 जनों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कुल 24 जनों का उल्लेख मिलता है। कुल 24 जन थे। कितने? ऋग्वेद में कुल 24 जन का उल्लेख मिलता है। 24
जनों का उल्लेख मिलता है, 24 जनों का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है, कुल 24 जनों का उल्लेख मिलता है। तथा इसी ऋग्वेद में इन जन शब्द का उल्लेख 275 बार मिलता है। तथा इसी ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख, जन शब्द का उल्लेख, जन शब्द का उल्लेख, जन शब्द का उल्लेख 275 बार मिलता है। कितने बार मिलता है? 275 बार मिलता है, 275 बार मिलता है। अब ये तो था प्रारंभिक परिचय। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं। कहते कि वैदिक काल में छोटे छोटे कबीले थे और इन छोटे छोटे कबीलों को जन कहा गया। ये जन जो थे ये अस्थायी कबीले थे। ये क्या थे? अस्थायी कबीले थे और इनको ऋग्वेद में जन कहा गया है। ऋग्वेद में कुल 24 कबीलों का उल्लेख मिलता है जिनको क्या कहा है? 24 जन कहा गया है। और ये जो 24 जन थे, इन 24 जनों का उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार मिलता है। यहां पर क्लियर हुआ। अब वैदिक काल कंप्लीट हुआ और वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आया। कौन सा काल आया? उत्तर वैदिक काल आया। और उत्तर वैदिक काल में अब कहते हैं कि पहली बार जनपदों का उल्लेख उदय हुआ। किनका उदय हुआ? जनपदों का उदय हुआ। उसके बाद अपने आप बात करते हैं जनपदों का उदय। ठीक है। अब ये जो जनपद है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जन और पद। जनपद शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें जन शब्द का अर्थ है जनता। इसमें जन शब्द का अर्थ क्या है? जनता। क्लियर। और पद शब्द का अर्थ है पैर रखना या पैर। कि कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में जब लोगों ने किसी एक निश्चित क्षेत्र को चुना और उसको चुनने के बाद उन्होंने वहां पर अपने एक स्थायी रूप से निवास स्थापित किया, उस स्थायी निवास को उनका क्या कहा गया? जनपद कहा गया। उनका उस क्षेत्र को उनका क्या कहा गया? जनपद कहा गया। लेकिन जब 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व आया, कौन से काल आया था? लेकिन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, लेकिन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इन जनपदों के ऊपर बड़े बड़े नगरों और महानगरों का उदय हुआ। और इन बड़े बड़े नगरों और महानगरों को जो स्थायी थे, जो जिनमें राजवंश था, इन बड़े बड़े नगरों और महानगरों को क्या कहा गया? महाजनपद कहा गया। इनको क्या कहा गया? महाजनपद कहा गया। और इन महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? कुल 16 इन थी। ठीक है। और ये कुल कितने महाजनपद थे? कुल 16 महाजनपद थे। आपसे के पेपर में पूछ लेगा कि महाजनपदों का उदय कब हुआ, तो इन महाजनपदों का उदय 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ। ये कुल कितने महाजनपद थे? कुल 16 महाजनपद थे। ठीक है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा मैंने परिचय दिया। अब पहले मैं आपको महाजनपद से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे के सारे आपको एक एक क्वेश्चन में आपको स्टेप बाय स्टेप समझा के और उसको लिखा दूंगा। उसके बाद अपने आगे का पार्ट करेंगे। सबसे पहला आपका पहला प्रश्न आपके आएगा कि प्राचीन काल में कुल कितने महाजनपद थे? प्राचीन काल में कुल कितने महाजनपद थे? तो हमें वहां पर उत्तर देना है कि प्राचीन काल में कुल 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। पहला प्रश्न आएगा आपका, प्राचीन काल में कुल कितने महाजनपद थे? प्राचीन काल में कुल कितने महाजनपद थे? कितने महाजनपद थे? कुल कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन काल में कुल 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? इसका हमें उत्तर देना है। उस काल में कुल 16 महाजनपद थे। कितने? 16 महाजनपद। ये कुल कितने महाजनपद थे? प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे। क्लियर। फिर उसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि पहली बार इन महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, पहली बार इन महाजनपदों का उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उत्तर होगा कि पहली बार हमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? पहली बार क्वेश्चन है, पहली बार इन महाजनपदों का उल्लेख, पहली बार इन महाजनपदों का उल्लेख, इन महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में पहली बार कुल 16 महाजनपद थे और इन 16 महाजनपदों का पहली बार उल्लेख हमें
किस पुस्तक में मिलता है? तो कहते हैं कि इनका पहली बार उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ, इनका उल्लेख हमें मिलता है बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय। किस किताब में मिलता है? अगुंतर 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 निकाय। ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है। इस किताब में पहली बार हमें 16 महाजनपदों की डिटेल से सूची मिलती है। इसके साथ साथ कहते हैं कि बौद्ध पुस्तक, इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ की पुस्तक महावस्तु और महावस्तु में भी इन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। लेकिन इस बौद्ध ग्रंथ के साथ साथ जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी, किस पुस्तक में? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इन महाजनपदों की प्रमुख विशेषता क्या थी? अब ये आपके प्रश्न है। वो कहेगा कि प्राचीन काल में कुल 16 महाजनपद थे और इन महाजनपदों की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो हमें पता है कि इन महाजनपदों की मूल विशेषता क्या थी। कहते हैं कि इन महाजनपदों की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि गंगा के मैदान में इस काल में पहली बार बड़े लेवल पर लोहे का उत्पादन हुआ और लोहे के उत्पादन होने के कारण अब जो आर्य जो कबीलों में रहते थे उन्होंने अपना एक निश्चित एक मूल स्थान चुना और वहां पर जाकर वो क्या करते हैं, वो बसने लगे, रहने लगे। ठीक है। अब लोहे से उन लोग किसानों ने बड़े बड़े टूल्स बनाए और टूल्स बनाने के पश्चात उन्होंने खेती का कार्य किया और खेती का कार्य करने के साथ साथ उन्होंने व्यापार का कार्य भी क्या किया था, प्रारंभ किया था। ठीक है। तो इन महाजनपदों की प्रमुख विशेषता ये थी। क्लियर? इन महाजनपदों की प्रमुख विशेषता क्या थी? इस काल में पहली बार बड़े स्तर पर गंगा के मैदान में लोहे का उत्पादन हुआ। किसका उत्पादन हुआ था? लोहे का उत्पादन हुआ और लोहे के कारण अलग अलग औजार बने और उन औजारों का प्रयोग इन्होंने कृषि कार्यों में किया, जिसके कारण आर्य जो पहले कबीलों में रहते थे, अस्थायी थे, जिनका कोई भी मूल स्थान नहीं था, अब वो एक निश्चित क्षेत्र पर जाकर बस गए और उनको ही इस काल में जब लोहे का उत्पादन हुआ, इसलिए इस काल को द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहा जाता है। इस महाजनपद काल को क्या कहते हैं? द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहा जाता है। यहां पर आपका एक सिंपल सा प्रश्न था, वो कह देगा कि महाजनपदों की प्रमुख विशेषता थी। तो देखिए, इस काल में पहली बार बड़े स्तर पर गंगा के मैदान में लोहे का उत्पादन हुआ और लोहे के उत्पादन होने के कारण आर्य जो पहले छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, उन्होंने एक निश्चित क्षेत्र को चुना और वहां पर जाकर वो स्थायी रूप से बस गए। और इसी के साथ ही अब इन क्षेत्रों में द्वितीय नगरीकरण का उद्योग हुआ। ठीक है। अब आपके कह देगा कि पहला नगरीकरण का काल था, तो पहला नगरीकरण का काल हमें पता है कि सिंधु काल था और सिंधु काल को हम प्राचीन काल में द्वितीय नगरीकरण का काल कहते हैं। हाँ जी, अपना अगला क्वेश्चन है, जनपद शब्द किन दो भाषाओं में मिलता है? जनपद शब्द किन दो भाषाओं में मिलता है? इसका उत्तर होगा जनपद शब्द प्राकृत। कौन सी भाषा है? प्राकृत तथा
प्राकृत तथा संस्कृत भाषा में मिलता है। किन किन भाषा में मिलता है? एक तो प्राकृत भाषा जो पूर्वी भारत में बोली जाती थी, और संस्कृत जो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। इन दोनों भाषाओं में जनपद शब्द का उल्लेख किया गया है। आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जनपद शब्द का उल्लेख किन भाषाओं में मिलता है? तो प्राकृत जो अशोक के काल और अशोक तथा अजात शत्रु के काल की प्रमुख भाषा थी, जो पूर्वी भारत में बोली जाती थी, तथा संस्कृत जो भारत की प्राचीन भाषा थी, इन दोनों भाषाओं में इन जनपद शब्द का उल्लेख मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट अपने बात करते हैं राजवंश। राजवंश, और इस राजवंश में आज अपने पढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन कराऊंगा मैं आपको। आज अपने इसमें बात करेंगे मौर्य काल की। किस काल की बात करेंगे? मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश। अब ये प्रश्न है, आपका टॉपिक है, और इनमें से मुझे पूरी उम्मीद है कि 100% आपके मौर्य काल से क्वेश्चन आएगा, गुप्त काल से आपके क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से आपके प्रश्न आएगा। उसके बाद कहते हैं कि अगले जो क्वेश्चन है आपके, जैसे मान लीजिए आगे जो भी चैप्टर है, जैसे मान लीजिए आपके बौद्ध तथा जैन धर्म, उनमें से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन 100% बनेंगे। आपको डिटेल से इन चीजों को समझ के और इन क्वेश्चनों को बार बार मेरी क्लास को रिपीट करना है, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन या कोई डाउट न रहे। क्लियर? इसमें मौर्य राजवंश में आज अपने पढ़ेंगे, पहली बात तो पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इनका कालक्रम था 322 ईस्वी पूर्व से लगभग 298 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व, ये चंद्रगुप्त मौर्य का समय था। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बेसिक परिचय बता दूं कि ये कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में अंतिम नंद सम्राट धनानंद को मारा, और धनानंद को मारकर मगध में इन्होंने एक नई राजवंश की नींव स्थापित की, जिसको इतिहासकार मौर्य राजवंश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इतिहासकार मौर्य राजवंश कहते हैं। अब फिर विद्वान ये कहते हैं कि मौर्य कौन थे, और मौर्य कौन थे, और ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। तो इन मौर्यों की जाति के संबंध में 3 प्रकार के मत आते हैं। पहला मत है सपुंदर मौर्य का मत, यानी कि मौर्यों की जाति। मौर्यों की जाति। मौर्यों की जाति। इन मौर्यों की जाति के संबंध में या चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के संबंध में 3 प्रकार के इतिहासकार मत प्रस्तुत करते हैं। पहला मत आता है जी सपुंदर का मत। किसका मत आता है? पहला आता है सपुंदर का मत। पहला सपुंदर। इतिहासकार सपुंदर ने प्रारंभ में ये कहा था कि ये मौर्य जो थे, ये मौर्य पारसिक थे। ये कौन थे? ये मौर्य राजा पारसिक थे। ये क्या थे? पारसिक। ठीक है। लेकिन बाद में इन्होंने अपने मत को त्याग दिया, और त्यागने के पश्चात आगे का जो विचार आता है, वो विचार ये कहता है पहला मत कौन सा था? सपुंदर। ठीक है। सपुंदर के बाद अगले जो इनके जाति के संबंध में स्त्रोत आते हैं, वो कहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। अगले कौन से ग्रंथ आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। आगे के जो आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र को छोड़कर बाकी सारे के सारे जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ थे, वो इन मौर्यों को शूद्र मानते हैं। वो इन मौर्यों को क्या मानते हैं? शूद्र मानते हैं। लेकिन कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं किया कि ये राजा वास्तव में शूद्र थे। यदि ये मौर्य राजा शूद्र होते तो एक ब्राह्मण, कौटिल्य एक ब्राह्मण थे, और एक ब्राह्मण कभी भी इन मौर्यों के अधीन रहकर उनकी सेवा कभी भी नहीं करता। इस बात से यह सिद्ध होता है कि ये राजा वास्तव में शूद्र नहीं थे। ठीक है। अब ऐसा क्या कारण था जिसके आधार पर इन मौर्यों को ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्र कहा गया? तो इसका सबसे पहले कारण था, मैं थोड़े से ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले आते हैं जी पुराण। कौन से ग्रंथ आते हैं? पुराण। ब्राह्मण ग्रंथ में पुराण आते हैं, और पुराण ये कहते हैं कि शिशु नागवंश के बाद नंद, और नंदों के बाद शूद्र राजा इस धरती पर राज करेंगे। पुराण क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं कि शिशु नागवंश के बाद नंद, और नंदों के बाद शूद्र राजा इस धरती पर राज करेंगे। सबसे पहला प्रमाण आता है पुराण। पुराण। ठीक है। और इन पुराण में क्या बात मिलती है? पुराण कहते हैं कि शिशु नागवंश के बाद नंद,
शिशुनाग वंश के बाद नंद, और नंदों के पश्चात शूद्र राजा इस धरती पर राज करेंगे। और नंदों के बाद शूद्र राजा इस धरती पर राज करेंगे। शूद्र राजा इस धरती पर इस धरती पर राज करेंगे। अब ये बात हमें मिलती है पुराणों में। पुराण कहते हैं कि शिशु नाग वंश के बाद नंद, और नंदों के बाद शूद्र राजा इस धरती पर राज करेंगे। तो इतिहासकार कहते हैं कि शिशु नाग वंश आया, और शिशु नाग वंश के बाद नंदों ने भारत पर शासन किया, और नंद वंश का नाश किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। इसलिए इतिहासकारों के अनुसार ये जो मौर्य थे, या ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार ये जो मौर्य थे, ये क्या थे? शूद्र जाति के थे। क्लियर? इसके बाद अगला जो प्रमाण आता है वो आता है जी आपका विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस। अगला स्रोत कौन सा आता है? विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस एक नाटक है। मुद्रा राक्षस क्या है? एक नाटक है, और ये नाटक संस्कृत भाषा में, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। और इस विशाख दत्त के द्वारा जो ब्राह्मण थे, इन्होंने इस नाटक की रचना गुप्त काल में की। विशाख दत्त ने यह नाटक किस काल में लिखा था? गुप्त काल में। इस नाटक की रचना इन्होंने किस काल में की थी? गुप्त काल में। ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर? अब ये जो विशाख दत्त थे, ये किस काल के ब्राह्मण थे? ये गुप्त काल के ब्राह्मण थे, और उन्होंने मौर्यों के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक का नाम क्या था? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है वास्तव में एक नाटक है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस मुद्रा राक्षस नाटक में इन मौर्यों को, इस मुद्रा राक्षस नाटक में इन मौर्यों को वृषल कहा गया है। इनको क्या कहा गया है? इस मुद्रा राक्षस नाटक में इन मौर्यों को वृषल कहा गया है। क्या कहा गया इनको? वृषल। इनको क्या कहा गया? इन मौर्यों को वृषल कहा गया है। इस वृषल शब्द का अर्थ होता है कुलहीन। इस वृषल शब्द का अर्थ होता है कुलहीन। यहां पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस वृषल शब्द का अर्थ है कुलहीन। वृषल शब्द का अर्थ क्या मिलता है हमें? कुलहीन मिलता है। ये विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस के अनुसार है। यहां तक क्लियर? मैंने आपको थोड़ा सा मौर्य काल के बारे में बताया और महाजनपद काल के बारे में बताया। आप अपने इस चैप्टर के प्रत्येक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा बिल्कुल नजदीक है और मैं चाहता हूं कि हमें केवल क्वेश्चन आंसर पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, अब अपने एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। हाँ जी, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावती गुप्ता का विवाह किस राजवंश के साथ हुआ? किस राजवंश के साथ हुआ? प्रभावती गुप्ता का विवाह किस राजवंश के साथ हुआ? यह प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि प्रभावती गुप्ता कौन थी। प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको विक्रमादित्य भी कहते थे, गुप्त काल के सबसे पराक्रमी राजा थे, एक न्यायप्रिय राजा थे। ठीक है, और इन्हीं की बेटी थी, नाम था प्रभावती गुप्ता। और इस प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड के साथ हुआ। और इसी प्रभावती गुप्ता के द्वारा पहली बार महिला शासक के रूप में ब्राह्मणों को भूमि दान देने का उल्लेख मिलता है। और इस भूमि दान को इतिहास में क्या नाम मिलता है? अग्रहार भूमि। इसे क्या कहते हैं? अग्रहार भूमि। तो मैं आप थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग को दिखाता हूं। प्रभावती गुप्ता गुप्त सम्राट
गुप्त सम्राट। चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी, चंद्रगुप्त सेकंड। अब चंद्रगुप्त सेकंड ने बहुत सारी उपाधि धारण कर रखी थी, इनमें एक उपाधि थी इनकी विक्रमादित्य की। तो इनको क्या भी कहते हैं, इनको विक्रमादित्य भी कहते हैं, विक्रमादित्य, ठीक है। और प्रभावती गुप्ता जो थी ये चंद्रगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी। इनका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड के साथ हुआ। इनका विवाह किसके साथ हुआ था, रुद्रसेन सेकंड के साथ हुआ था। और कहते हैं कि ये इसी प्रभावती गुप्ता के द्वारा ब्राह्मण को जो भूमि दान दी गई थी उसको, उस भूमि दान को क्या कहा गया है, अग्रहार भूमि। चलिए जी, अपना अगला क्वेश्चन है धम्म की नीति किस मौर्य सम्राट के द्वारा अपनाई गई। इसका उत्तर होगा सम्राट अशोक के द्वारा। इन्होंने ये नीति क्यों अपनाई थी, कहते हैं कि 261 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया था और उस युद्ध का नाम था कलिंग युद्ध। यह युद्ध कलिंग के सम्राट, ठीक है, नंदराज गोप तथा सम्राट अशोक के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में सम्राट अशोक विजय रहे, लेकिन कहते हैं कि इस युद्ध में सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में दिखा है, 13वें शिलालेख में दिखा है कि मैंने कलिंग के राजा नंदराज गोप और उसके पूरे साम्राज्य पर आक्रमण किया और इस युद्ध में मैंने लगभग 84,000 लोगों को मारा और मारने के पश्चात मुझे बड़े पश्चाताप और उसके बाद मैंने हमेशा के लिए भैरी घोष की नीति को त्याग कर मैंने एक नई नीति अपनाई जिसको धम्म घोष की नीति कहते हैं। तो ये नीति सम्राट अशोक के द्वारा लागू की गई थी कलिंग युद्ध के पश्चात जी। और यह कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था, 261 ईस्वी पूर्व में। अगला अपना क्वेश्चन है मगध की प्राचीनतम राजधानी महाजनपद काल में थी। महाजनपद काल में मगध की प्राचीनतम राजधानी थी, उस राजधानी का नाम बताना है। इसका उत्तर है महाजनपद काल में मगध की पहली राजधानी थी गिरिव्रज। पहली राजधानी क्या थी, गिरिव्रज। और इस गिरिव्रज शब्द का अर्थ है जो 5 पहाड़ियों के बीच एक सुरक्षित नगर हो, उस नगर को क्या कहा गया था, गिरिव्रज कहा गया था। ये इनकी पहली राजधानी थी, पहली राजधानी इनकी गिरिव्रज थी। लेकिन कहते कि वज्जियों और लिच्छियों ने मिलकर इस गिरिव्रज पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के कारण क्या हुआ कि उन्होंने गिरिव्रज को पूरी तरह से आग लगा दी। और आग लगाने के बाद यहाँ का एक राजा था, नाम था मगध का राजा बिंबिसार। क्या नाम था, बिंबिसार था। और बिंबिसार ने इस गिरिव्रज के उत्तर में एक नई राजधानी स्थापित की, उस राजधानी का नाम था राजगृह। उस राजधानी का नाम क्या था, राजगृह, ठीक है। अब लिच्छियों ने मगध की राजधानी गिरिव्रज पर आक्रमण किया। अब उनका नियम क्या था, ये जो लिच्छिवे थे इनका काम था राम नाम जपना ते पराया माल अपना, राम नाम जपना ते पराया माल अपना और दिन बिच बैठ कहते रात नू चकना। ये लिच्छवी मगध की राजधानी गिरिव्रज पर रात्रि में आक्रमण करते थे। और इस आक्रमण से बचने के लिए हर्यक कुल के राजा बिंबिसार ने इन लिच्छवियों के साथ क्या किया था, वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। अब मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। राजा इनके काल में कौन सी राजधानी थी, इनके काल में राजधानी
चंद्रगुप्त मौर्य के काल में राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या नाम था? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसको वर्तमान में पटना कहा जाता है। इसको वर्तमान में क्या कहते हैं? पटना कहते हैं। और मगध को वर्तमान में बिहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? बिहार कहा जाता है। बिहार ही प्राचीन काल का मगध था और पटना प्राचीन काल का पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध। इसके बाद अपना प्रश्न आता है, सम्राट अशोक के अभिलेख। सम्राट अशोक के अभिलेख सम्राट अशोक के अभिलेख किन लिपियों व भाषाओं में मिलते हैं? किन लिपियों व भाषाओं में मिलते हैं? अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया कि मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख किन लिपियों और किन भाषाओं में मिलते हैं। पहली बात तो हमें ये बताना चाहिए कि इनके जो अभिलेख थे, ये इनकी कुल कितनी लिपियां थी, पहला प्रश्न। और फिर वो आता है कि वो किन किन भाषाओं के अंदर लिखे गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा सम्राट अशोक के अभिलेख इनके जितने भी अभिलेख थे, सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख थे, वो 4 प्रकार की लिपियों में लिखे गए थे। कितने लिपियों में लिखे गए थे? 4 प्रकार की लिपियों में लिखे गए थे। पहली लिपि थी ब्राह्मी लिपि। पहली लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। पहली लिपि ब्राह्मी लिपि। पूरे भारत में सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख मिले हैं, वे सारे के सारे ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे आता है आपका खरोष्ठी लिपि। कौन सा लिपि है? खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि में लिखे गए अभिलेख पाकिस्तान में मिलते हैं। ये ब्राह्मी लिपि के अभिलेख कहां पर मिलते हैं? भारत में। और खरोष्ठी लिपि के अभिलेख कहां से मिलते हैं? पाकिस्तान से। क्लियर? इसके बाद कहते हैं कि नंबर 3 पे आता है यूनानी लिपि। ये इस लिपि के अभिलेख यूनान से प्राप्त हुए हैं। और इसके साथ साथ कहते हैं कि अगला चौथा है आपका अरेमाइक लिपि। ये जो लिपि थी, ये अफगानिस्तान में मिली है। ये कहां से मिली है? अफगानिस्तान में सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख थे, उनकी लिपि कैसे थी? उनकी लिपि अरेमाइक लिपि थी। भारत में अशोक के जितने भी अभिलेख मिले हैं, वे ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। खरोष्ठी लिपि में अशोक के अभिलेख कहां से मिले हैं? पाकिस्तान से मिले हैं। और यूनान से इनके अभिलेख यूनानी लिपि में प्राप्त होते हैं। फिर अगर इससे पूछा गया था कि वो ये जो अभिलेख थे, ये इनमें किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो उस समय पूर्वी भारत की जो भाषा थी, वो थी प्राकृत भाषा। ठीक है? अशोक के अभिलेखों की भाषा कैसी थी? प्राकृत भाषा। और इनकी लिपि कैसी थी? ब्राह्मी थी, खरोष्ठी थी, यूनानी थी और अरेमाइक लिपि थी। थोड़ा सा और बता दूं, कहते कि सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे, उन अभिलेखों को पहली बार 1750 में एक अंग्रेज अधिकारी टिफिन थेलर ने इन अभिलेखों की खोज की। लेकिन कहते कि इन अशोक के इन अभिलेखों को पढ़ने का पहली बार श्रेय 1837 में जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। और जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के जो अभिलेख थे, उन अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में महारत हासिल की थी। तो जेम्स प्रिंसेप और टिफिन थेलर, इनका नाम भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि पेपर में पूछ सकता है कि सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे, उन अभिलेखों की लिपि को पहली बार पढ़ने का श्रेय किसको दिया जाता है? जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। देवानाम पियदस्सी व पियदस्सी। देवानाम पियदस्सी व पियदस्सी किस मौर्य सम्राट को कहा जाता है? 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 अब देवानाम पियदस्सी का अर्थ होता है जो देवताओं का प्रिय सम्राट हो। ठीक है? जो सुंदर मुख वाला हो, उस सम्राट को क्या कहा जाता है? देवानाम पियदस्सी। तो सम्राट अशोक को, किसको? सम्राट अशोक को, जो शोक रहित था, सम्राट अशोक को देवानाम पियदस्सी व
प्रियदर्शी सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्राचीन काल में पहली बार सोने के सिक्के प्राचीन काल में पहली बार सोने के सिक्के किस राजवंश के द्वारा जारी किए गए थे? सोने के सिक्के किस राजवंश के द्वारा जारी किए गए थे? जारी किए गए थे। प्राचीन काल में पहला एक ऐसा राजवंश जिसने पूरे भारत में पहली बार शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, और ये सिक्के इस प्रकार के थे कि इनकी आकृति गोलाकार थी, इन पर राजा का नाम, उनकी तिथि और राजा का चित्र अंकित होता था। ये सिक्के भारत में पहली बार कुषाण काल में जारी किए गए थे। भारत में पहली बार कुषाणों के काल में। इसका उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कुषाणों के काल में भारत में पहली बार सोने के सिक्के जारी किए गए थे। क्लियर? इसके बाद अपना अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का निर्माण कब और किस राजा के काल में हुआ? सुदर्शन झील का निर्माण कब व किस राजा के काल में हुआ? किस राजा के काल में हुआ? किस राजा के काल में हुआ? एक ऐसा राजा जिसके काल में पहली बार भारत में एक झील बनाई गई थी, और उस झील का नाम क्या था? सुदर्शन झील थी। और ये झील कैसे बनी थी, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य ये राजगद्दी पर बैठ गए, और राजगद्दी पर बैठने के बाद कहते कि इनका एक गवर्नर था पुष्यमित्र वैश्य, और पुष्यमित्र वैश्य ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से अनुमति मांगी और कहा कि हे सम्राट, यदि आप मुझको अनुमति दें तो मैं गुजरात के गिरनार में एक झील बनाना चाहता हूं, ताकि वहां के लोगों को पीने का पानी मिले और इसके साथ साथ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो। तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने तुरंत अनुमति दी कि जाइए और आप वहां पर एक झील बनाइए। तो ये इस झील का निर्माण किस काल में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ। इसका उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ठीक है। अब क्या होता है कि ये झील बनी मौर्य के काल में, और मौर्य के काल में चंद्रगुप्त मौर्य का एक पोता था और नाम था सम्राट अशोक। अशोक के काल में पहली बार झील टूट गई, और पहली बार जब झील टूट गई तो सम्राट अशोक का गवर्नर था तुषशासव। क्या नाम था उसका? तुषशासव था। और तुषशासव ने अब सम्राट अशोक को कहा कि महाराज, आपके दादाजी के द्वारा झील बनाई गई थी और ये झील क्षतिग्रस्त हो गई है, इस झील का हमको पुनर्निर्माण करना चाहिए। तो अशोक के द्वारा उनको झील का पुनर्निर्माण करने का आदेश दिया गया। तो पहली बार झील किस राजा के काल में क्षतिग्रस्त हुई थी? सम्राट अशोक के काल में। लेकिन कहते कि दूसरी बार ये झील 150 ईस्वी में गुजरात का राजा रुद्रदामन प्रथम के काल में ये झील फिर टूट गई, फिर क्षतिग्रस्त हो गई। तो कहते कि रुद्रदामन जो प्रथम थे उनका एक गवर्नर था सुविशाख। क्या नाम था? सुविशाख ये गवर्नर थे, और इसी गवर्नर के द्वारा रुद्रदामन की अनुमति पर इस झील का दोबारा पुनर्निर्माण करवाया गया था। और कहते कि इस रुद्रदामन प्रथम के द्वारा ही संस्कृत भाषा में, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में एक अभिलेख स्थापित करवाया गया था, जिसको जुन्नागढ़ का अभिलेख कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जुन्नागढ़ का अभिलेख, जुन्नागढ़। और इसी अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। और ये अभिलेख किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इस अभिलेख में इस सुदर्शन झील का कंप्लीटली उल्लेख मिलता है, कंप्लीट जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि रुद्रदामन प्रथम
ठीक है। इनके काल में संस्कृत भाषा में एक अभिलेख लिखवाया गया था। इस चीज को जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं, इसी को गिरनार अभिलेख कहते हैं। इस अभिलेख में हमें किस झील की जानकारी मिलती है? सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। और ये झील किस राजा के काल में बनाई गई थी? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पहली बार झील कब टूटी थी? उनके पोते अशोक के काल में। तीसरे तथा अंतिम बार ये झील टूट गई थी गुप्त सम्राट, कौन सा सम्राट था? गुप्त सम्राट, गुप्त सम्राट। अब गुप्त सम्राट सकंद के काल में तीसरी बार फिर झील टूट गई। गुप्त सम्राट सकंद के काल में ये झील तीसरी और अंतिम बार टूट गई थी। तो कहते कि सकंद का एक गवर्नर था पर्णदत्त का बेटा चक्रपालित। कौन था? पर्णदत्त के पुत्र, पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित। और ये चक्रपालित जो थे ये सकंद के क्या थे? गवर्नर थे। ये क्या थे? इनके गवर्नर थे। और इसी गवर्नर के द्वारा सकंद से अनुमति लेने के पश्चात सम्राट सकंद से, जो एक बहुत अच्छे शासक थे, सम्राट सकंद से अनुमति लेने के पश्चात इन्होंने गुजरात में उस झील का अंतिम बार जीर्णोद्धार करवाया था या उसकी मरम्मत करवाई थी। ठीक है। किन किन राजाओं के काल में यह झील क्षतिग्रस्त हुई थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। क्लियर? अगला प्रश्न है अपना, किस वंश के राजा अपने नाम के साथ देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे? देवपुत्र अर्थात देवताओं के पुत्र। क्लियर? देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे, देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। अब वे कौन से राजा थे जो अपने नाम के साथ साथ देवपुत्र अर्थात देवताओं के पुत्र यानी कि देवताओं के प्रिय पुत्र की उपाधि धारण करते थे? वो शासक थे कुषाण। वो शासक कौन थे? कुषाण। कुषाण अपने आप को क्या कहते थे? देवपुत्र। तो इसका उत्तर क्या होगा? कुषाण। इसका उत्तर क्या होगा? कुषाण होगा। कुषाणों के द्वारा ही अपने नाम के साथ देवपुत्र की उपाधि का नाम धारण किया जाता था। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, उस राजवंश के राजाओं का नाम बताइए। उस राजवंश के राजाओं का नाम बताओ। राजाओं का नाम बताइए जो अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लिखवाते थे। जो बताइए, जो अपने नाम से पहले अपने माता का नाम लिखवाते थे। ये प्रश्न आ गया। और इसी प्रकार के आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। और जहां तक मेरे को लग रहा है आपका पेपर बहुत ही सिंपल पेपर होगा, इजी पेपर होगा। और जो बच्चा आराम से अपनी किताब को पढ़ेगा और मेरे इस क्लास को आराम से देख लेगा तो इसका बेड़ा पार है। ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर होगा दक्षिण भारत का सातवाहन राजवंश। इसका उत्तर क्या होगा? दक्षिण भारत का सातवाहन राजवंश। सातवाहन राजवंश, दक्षिण भारत का सातवाहन राजवंश। और इस सातवाहन वंश को आंध्र जातीय भी कहते हैं। इसको आंध्र जातीय या इसको आंध्र भृत्य भी कहते हैं। इसको आंध्र भृत्य भी कहा जाता है। आंध्र जातीय या आंध्र भृत्य भी इनको कहा जाता है। ठीक है। ये दक्षिण भारत के थे और इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। अपना अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत कब तथा किस राजा के द्वारा जारी किया गया था? कब तथा किस राजा के द्वारा जारी किया गया था? ये आपका अगला क्वेश्चन है कि गुप्त संवत कब तथा किस राजा के द्वारा जारी किया गया था या प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त फर्स्ट या प्रथम।
और इसी चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में, कब की बात, इन्होंने 319 या 320 ईस्वी में इन्होंने इस संवत की क्या किया था, इस संवत को जारी किया था। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि गुप्त संवत कब तथा किस राजा के द्वारा जारी किया गया था। इस संवत का प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, ठीक है, जब गुप्त राजवंश का ये वास्तविक संस्थापक बने थे उस समय 319 और 20 ईस्वी में इन्होंने इस संवत को क्या किया था, जारी किया था। तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट। चलिए जी, अपना अगला क्वेश्चन है मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र में किस विषय का अध्ययन किया जाता है? मुद्रा शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? मुद्रा शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? अब ये जो मुद्रा शास्त्र डिपार्टमेंट है, इस मुद्रा शास्त्र में हमें पता है मुद्रा का अर्थ होता है पैसे, ठीक है। तो प्राचीन काल में जितने भी करेंसी थी, जितने भी सिक्के थे, उन सभी सिक्कों का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। तो इसमें प्राचीन काल के सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्राचीन कालीन सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? प्राचीन काल के जो जितने भी सिक्के थे उन सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। यहां तक क्लियर? आपके हर एक क्वेश्चन को मैं इजी वे में एक एक करके बिल्कुल याद करा दूंगा, ठीक है। आपको बस मेरी क्लास कंटिन्यू आपने क्या करना है? पढ़ना है, देखना है। क्लियर के बाद अपना अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट को यूनानी विद्वानों ने सेंड्रोकोट्स कहा है? किस मौर्य सम्राट को यूनानी विद्वानों ने सेंड्रोकोट्स कहा है? सेंड्रोकोट्स। देखिए, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को ही यूनानी विद्वानों ने क्या कहा है? इनको सेंड्रोकोट्स कहा है। अब वो कौन कौन से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इनको सेंड्रोकोट्स कहा है? तो इनमें सबसे पहला नाम आता है यूनानी विद्वानों में, यूनानी विद्वान कहते कि वे यूनानी विद्वान जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स नाम दिया, ठीक है। उनमें पहला नाम आता है आपका स्ट्रेबो। क्या नाम था इनका? स्ट्रेबो। सेकंड था जस्टिन। और तीसरे नंबर पे आता है एरियन, ठीक है, एरियन। इन तीनों यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी भाषा में अपने ग्रंथों में क्या नाम दिया था? इनको सेंड्रोकोट्स नाम दिया था। लेकिन कहते कि अब ये सेंड्रोकोट्स राजा था, इस सेंड्रोकोट्स की पहचान सबसे पहले सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। उन्होंने ये कहा था कि ये जो सेंड्रोकोट्स राजा है ये तो भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य है। तो पहले इतिहासकार सर विलियम जोन्स, जिसने सबसे पहले ये सिद्ध कर दिया कि यूनानी इतिहासकारों ने जिस भारतीय सम्राट को सेंड्रोकोट्स नाम दिया है वे तो भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य है। सर विलियम जोन्स ने सबसे पहले यह सिद्ध कर दिया कि यूनानी इतिहासकारों ने जिसे सेंड्रोकोट्स कहा था वो तो भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था। वो तो भारतीय का क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोट्स है। क्लियर? उसके बाद फिर आपके मान लीजिए वो पूछ लेगा कि इन्होंने सर विलियम जोन्स ने इस नाम की पहचान कब की थी? तो इन्होंने इस नाम की पहचान की थी 1793 ईस्वी में। कब की थी? 1793 ईस्वी में इन्होंने इस नाम की पहचान की थी कि ये सेंड्रोकोट्स जो राजा है ये भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य है। यहां तक क्लियर? अब अपने बात करते हैं प्राचीन काल के सिक्कों की। तो देखिए, वैदिक काल में
वैदिक काल में, वैदिक काल में सोने का सिक्का, वैदिक काल में सोने का सिक्का, वैदिक काल में सोने का सिक्का निष्क कहलाता था। ये क्या कहलाता था? निष्क कहलाता था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आएगा कि वैदिक काल में सोने का सिक्का क्या कहलाता था। तो सोने का जो सिक्का था, उस सोने के सिक्के को निष्क कहा जाता था। इसको उसको क्या कहा जाता था? निष्क कहा जाता था। उसके बाद कहते हैं कि वैदिक काल के बाद, वैदिक काल के बाद मौर्य काल में या मौर्य काल से पहले महाजनपद काल में, महाजनपद काल में, महाजनपद काल में भारत का पहला प्राचीन सिक्का जारी किया गया था। वो प्राचीन सिक्का किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो कहते हैं कि महाजनपद काल में हमारे भारत में पहली बार चांदी तथा तांबे के सिक्के जारी किए गए थे। इन चांदी और तांबे के सिक्के को आहत या पंचमार्क सिक्का कहा जाता था। तो महाजनपद काल में चांदी तथा, चांदी व तांबे के सिक्के को, तांबे के सिक्के जारी किए गए थे, चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। इन सिक्कों को, ये प्राचीन काल में सबसे प्राचीन सिक्के थे। इन सिक्कों को, इन सिक्कों को, इन सिक्कों को पंच आहत, इन सिक्कों को आहत, क्लियर, या पंच मार्क सिक्के कहा गया। इनको क्या कहा गया था? आहत या पंचमार्क सिक्के कहा गए थे। ये हमारे भारत में जारी किए जाने वाले प्राचीनतम सिक्के थे। आपके सीधा सा प्रश्न आएगा कि प्राचीन काल में सबसे पहले किस प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे? तो प्राचीन काल में सबसे पहले चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए गए थे। इन सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था और ये महाजनपद काल में भारत में जारी किए गए थे सिक्के। क्लियर? के बाद बताएं, मौर्य काल में चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? मौर्य काल में चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? मौर्य काल में, मौर्य काल में चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? मौर्य काल में चांदी का सिक्का, सिक्का क्या कहलाता था? मौर्य काल में कुल 4 प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे। इनमें पहला जो सिक्का था, जिसे जो सोने का सिक्का था, और उस सोने के सिक्के को सुवर्ण कहा जाता था। ठीक है, तो कहते हैं कि सोने का सिक्का क्या कहलाता था? सुवर्ण कहलाता था। और चांदी का सिक्का, इस काल में चांदी के सिक्के को, इस काल में, इस काल में चांदी के सिक्के को, चांदी के सिक्के को पण, क्या कहते थे इसको? पण कोमा धारण, इसको क्या कहते थे? पण धारण, या इसे काशार्पण कहते थे। या क्या कहते थे इसको? काशार्पण, काशार्पण, इसको काशार्पण कहा जाता था। इसका अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, वो कहेगा कि मौर्य काल में चांदी के सिक्के जारी किए गए थे, उन चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इस काल में जितने भी चांदी के सिक्के जारी किए गए थे, उन सिक्कों को या तो पण कहते थे, या धारण कहते थे, या इनको काशार्पण कहते थे। ये सारे के सारे चांदी के सिक्के थे। इनके अलावा मौर्य काल में जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे, उन सोने के सिक्कों को सुवर्ण कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? उन सिक्कों को सुवर्ण कहा जाता था। मौर्य काल में जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे, उन सोने के सिक्के को सुवर्ण, तांबे के सिक्कों को काकड़ी और मश्क कहा जाता था। उनको काकड़ी और मश्क कहा जाता था। नोट करके लिखिए, नोट। मौर्य काल में, मौर्य काल में सोने का सिक्का, मौर्य काल में सोने का सिक्का सुवर्ण कहलाता था। सुवर्ण, चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का पण धारण, धारण एवं काशार्पण कहलाते थे। क्लियर?
इसके बाद तांबे के सिक्के, तांबे का सिक्का, तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? मौर्य काल में जो तांबे का सिक्का था, उन तांबे के सिक्के को काकड़ी और मशक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मशक कहा जाता था। अब मौर्य काल में इस प्रकार के सिक्के थे। पहला सिक्का था सोने का सिक्का, ये क्या कहलाता था? उस काल में सुवर्ण कहलाता था। ठीक है। चांदी का सिक्का था, चांदी के सिक्के को पण कहते थे, धारण कहते थे, काशार्पण कहा जाता था। तथा तांबे के जो दो प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, पहले सिक्का जिसे काकड़ी कहते हैं, और दूसरा सिक्का था मशक। मशक तांबे का सबसे छोटा सिक्का था इस काल में। मशक तांबे का सबसे छोटा सिक्का था, जिसका प्रचलन किस काल में हुआ था? मौर्य काल में हुआ था। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में पहली बार सोने का सिक्का किस राजवंश के द्वारा जारी किया गया था? प्राचीन काल में सबसे पहले सोने का सिक्का किस राजवंश के द्वारा जारी किया गया था? किस राजवंश के द्वारा जारी किया गया था? अब यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि प्राचीन काल का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो कौन सा काल था जिसने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे? तो वो काल था हमारा कुषाण राजवंश। कौन सा काल था? कुषाण। और कुषाणों के काल में भारत में पहली बार सोने के सिक्के जारी किए गए थे। अब कुषाणों के काल में जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे, उनका एक निश्चित वजन होता था, उनकी आकृति गोलाकार होती थी। इन सिक्कों पर राजा का नाम और उनकी तिथि अंकित होती थी। ठीक है। और ये सिक्के कब जारी किए गए थे? कुषाणों के काल में। क्लियर? इसके बाद पढ़ा फिर प्रश्न आता है, राजा कनिष्क का राज्य अभिषेक कब हुआ? राजा कनिष्क का राज्य अभिषेक कब हुआ? अब इसका उत्तर होगा राजा कनिष्क का राज्य अभिषेक 78 ईस्वी में हुआ। इनका अभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ। राजा कनिष्क का राज तिलक 78 ईस्वी में हुआ था। और ये कनिष्क एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। राजा कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। क्लियर? किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य कहा जाता है? किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? तथा जिसने उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तथा जिसने उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ऐसा गुप्त सम्राट जिसने पाटलिपुत्र के साथ साथ उज्जैनी को अपनी नई राजधानी बनाया, उस गुप्त सम्राट का नाम, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, उस गुप्त सम्राट का नाम था चंद्रगुप्त सेकंड। इनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त सेकंड था। और कहते कि चंद्रगुप्त सेकंड ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन आता है, महरौली का लौह स्तंभ
स्तंभ किस राजा के काल में बना? महरौली का लौह स्तंभ किस राजा के काल में बना? किस राजा के काल में बना? किस राजा के काल में बना? के काल में बना। महरौली का लोहे का जो स्तंभ था ये किस राजा के काल में बना? इसके बारे में मैं आपको पहले कंप्लीट बता देता हूं। कहते कि महरौली है कहां पर? ये जो महरौली है ये दक्षिणी दिल्ली में, ये कहां पर है? दक्षिणी दिल्ली में महरौली नामक स्थान पर है। और यहां पर ही चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, ठीक है, एक अभिलेख स्थापित करवाया गया था। जो लोहे का स्तंभ था इसको महरौली का लौह स्तंभ कहते हैं। और यह स्तंभ कुबल उल इस्लाम मस्जिद के आंगन में बना हुआ है। ये कहां पर बना हुआ है? दक्षिणी दिल्ली में महरौली नामक स्थान पर कुबल उल इस्लाम मस्जिद के आंगन में बना हुआ है। और इस स्तंभ पर संस्कृत भाषा में लिखा है कि चंद्र नाम का एक राजा था और उस चंद्र नाम के राजा ने सिंधु नदी को पार करके या उस नदी के तट पर वाहलिक जाति को पराजित किया था। इसको किन को पराजित किया था? कि सप्त सिंध प्रदेश में उन्होंने वाहलिक जाति को पराजित किया। अब इतिहासकार ये कहते कि शायद वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, कुछ इतिहासकार कहते कि चंद्रगुप्त प्रथम हो, और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये चंद्रगुप्त सेकंड था जिसने वाहलिक जाति को पराजित किया था। और अपनी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने दक्षिण दिल्ली में महरौली नामक स्थान पर एक लोहे का स्तंभ स्थापित करवाया था। और इस स्तंभ की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस पर आज तक जंग नहीं लगा, ठीक है। और अब ये इसका उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त सेकंड। इसका उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त सेकंड। यहां तक क्लियर? फिर अपने आगे चलते हैं जी। प्राचीन काल में द्वितीय नगरीयकरण का काल, द्वितीय नगरीयकरण का काल, द्वितीय नगरीयकरण का काल, प्राचीन काल में द्वितीय नगरीकरण का काल, नगरीकरण का, द्वितीय नगरीकरण का काल था। प्राचीन काल में द्वितीय नगरीकरण का जो काल था वो किस काल को कहते हैं? तो हमें पता है कि वैदिक काल में आर्य जो थे वो छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, गोबक्कड़ जीवन जीते थे, उनका कोई भी एक निश्चित स्थान नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब आर्यों ने एक गंगा के मैदान में अपना एक निश्चित स्थान स्थापित किया। और इसी गंगा के मैदान में छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजनपद काल में, महाजनपद काल में आर्यों के द्वारा गंगा के मैदान में अपना स्थायी निवास स्थापित किया। गंगा के मैदान में अपना स्थायी निवास स्थापित किया। इसे ही द्वितीय नगरीकरण का काल कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न आ जाएगा कि द्वितीय नगरीकरण का काल जो था वो महाजनपद काल था, जो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ। लेकिन पहला नगरीकरण का काल अगर पूछ रहे तो वो उसका उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के काल को हम प्रथम नगरीकरण का काल कहते हैं। क्लियर? पेपर से पहले आपको हर एक क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, इजी लैंग्वेज में समझ रहे हैं। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप एक एक आराम से उसके उत्तर करके आओगे। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल कितने वेद थे? कुल कितने वेद थे? तो देखिए प्राचीन काल में कुल 4 वेद थे। कितने वेद थे? कुल 4 वेद थे। कितने वेद थे? 4 वेद थे। और इन 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? पहला है आपका ऋग्वेद। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, और चौथा है अथर्ववेद। ये 4 वेद। क्लियर? इसके बाद फिर प्रश्न आता है उपनिषद का क्या अर्थ है? उपनिषद का क्या अर्थ है? उपनिषद का अर्थ बताइए। अब ये क्वेश्चन आपके आ सकता है कि उपनिषद का क्या अर्थ है।
तो इसका उत्तर होगा, देखिए उपनिषद जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें पहला आता है आपका उप। उप का अर्थ होता है निकट। उप का अर्थ क्या होता है? निकट। नी का अर्थ होता है, नी का अर्थ होता है श्रद्धा। और शब्द का अर्थ होता है, शब्द का अर्थ होता है बैठना। बैठना। प्राचीन काल में जब शिष्य गुरु के समीप जाकर उनसे ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लेता था तो वो क्या कहलाता था? उपनिषद कहा जाता था उसे। क्या वो क्या कहलाता था? उपनिषद कहलाता था। और उसमें उप का अर्थ होता है निकट, नी का अर्थ होता है श्रद्धा, और शब्द का अर्थ क्या होता है? बैठना। कोई भी जब शिष्य गुरु के समीप जाकर उनसे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता था उसको क्या कहा जाता था? उपनिषद कहा जाता था। और इन उपनिषदों में केवल दर्शन की जानकारी मिलती है। इन उपनिषदों में दर्शन की जानकारी मिलती है, इसमें ब्रह्म ज्ञान की जानकारी मिलती है। ये वेदों के बिल्कुल विपरीत थे, क्योंकि वेदों में केवल भौतिक सुखों की कामना की गई है, जबकि इन उपनिषदों में केवल एकांतवास में बैठकर ब्रह्म ज्ञान की जानकारी मिलती है। ये नीरस है। उपनिषद क्या है? बिल्कुल ही नीरस है। एक से ये उपनिषद क्या है? इनमें केवल ब्रह्म ज्ञान की जानकारी मिलती है। इनमें किसकी जानकारी मिलती है? ब्रह्म ज्ञान की जानकारी मिलती है। क्लियर? अपना अगला प्रश्न है, मौर्य काल में कुल कितनी राजधानियां थी? मौर्य काल में कुल कितनी राजधानियां थी? कुल कितनी राजधानियां थी? राजधानियां। वर्तमान में भारत की केवल एक राजधानी है, ठीक है। लेकिन प्राचीन काल में जब मौर्य काल था, उस मौर्य काल में भारत में 5 प्रकार के प्रशासनिक विभाग थे, और वो 5 प्रकार के प्रशासनिक विभाग 5 प्रकार के राजधानियां कहलाता था। इनमें पहली जो राजधानियां थी, राजधानी थी, इसमें कुल कितनी राजधानियां थी? तो सम्राट अशोक के समय भारत में कुल 5 प्रकार की राजधानियां थी। कितनी राजधानियां थी? 5। पहली है आपका उत्तरापथ। पहला है उत्तरापथ, और उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। कौन क्या थी इसकी? तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। पहला है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। शिला मेरी एक स्टूडेंट है, और शिला हर बात का उत्तर देती है। शिला मेरे हर प्रश्न का उत्तर देती है। शिला एक मेरी स्टूडेंट है, और शिला हर क्वेश्चन का क्या देती है? उत्तर देती है। जब आप बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आओगे तो आप दक्षिणा में मुझे क्या दोगे? आप दक्षिणा में मेरे को सुवर्ण दोगे। आप दक्षिणा में मेरे को क्या दोगे? सुवर्ण दोगे। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स है जो आप अपने लेवल पर भी बना सकते हो, और इन ट्रिकों के आधार पर आप इनके प्रशासनिक विभाग को याद कर सकते हो। क्लियर? पहला है उत्तरापथ, इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। नेक्स्ट आते हैं जी मध्य देश। इस मध्य देश को प्राच्य देश भी कहते थे। इसको क्या कहते थे? प्राच्य देश भी कहते थे। अब इस मध्य देश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसकी राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। और इस पाटलिपुत्र को कुसुमपुर भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसको कुसुमपुर भी कहा जाता है। ये 3 मैंने आपके राजधानी तय। इसके बाद आता है जी चौथी अपनी राजधानी थी, चौथा अवंती। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। क्या थी? उज्जैनी। इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। और उसके बाद था कलिंग। कलिंग प्रदेश की राजधानी थी तोसली। इसकी राजधानी क्या थी? तोसली क्या थी? इसकी राजधानी थी। तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय शायद 3 राजधानियां थी, और अशोक के काल में कुल 5 प्रकार की राजधानियां थी। इनमें मैंने आपको कहा था कि उत्तरापथ की राजधानी, दक्षिणापथ की राजधानी, मध्य देश की राजधानी, अवंती की राजधानी और कलिंग प्रदेश की राजधानी, ये 5 के 5 मैंने आपको राजधानियां याद करवा दी।
कोई भी पेपर पूछ सकता है, वो कहेगा कि कलिंग की उस समय राजधानी बताइए, तो कलिंग की तोसली थी, अवंती की उज्जैनी थी, मध्य देश जहां पर सम्राट खुद बैठते थे, और वो क्षेत्र क्या कहलाता था, सबसे शक्तिशाली क्षेत्र था। और उस समय वो क्षेत्र था पाटलिपुत्रा, और ये पाटलिपुत्रा वर्तमान में क्या कहलाता है, पटना कहते हैं इसको। यहां से सीधा सीधा आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो मिलेंगे। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, जातक का संबंध, जातक का संबंध, जातक का संबंध किस धर्म से है, जातक का संबंध किस धर्म से है, किस धर्म से है। इसका उत्तर होगा जातक का संबंध बौद्ध धर्म से। इसका उत्तर क्या होगा, जातक का संबंध बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से है। अब जातक क्या है, कहानी है, कहते हैं कि सूत पिटक था, सूत पिटक था, और सूत पिटक में जातक का उल्लेख मिलता है। और ये जो जातक थी, इसमें 550 कहानियों का संग्रह मिलता है, और ये भगवान गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का संग्रह है। इन सभी का उल्लेख हमें किस में मिलता है, जातक, जातक में 550 कहानियों का संग्रह, कहानियों का संग्रह, कहानियों का संग्रह। जातक में कितनी कहानियों का संग्रह मिलता है, 550 कहानियों का संग्रह मिलता है। और ये जो कहानियां हैं, इनका संबंध भगवान गौतम बुद्ध के पिछले जन्म से है। और ये सारे के सारे जो जातक है, जातक जो है ये जो है आपके सूत पिटक का अंग है। जातक किसका अंग है, जातक, जातक सूत पिटक का अंग है, सूत पिटक का अंग है। जातक किसका अंग है, सूत पिटक का अंग है। और जातक में कुल कितनी कहानियां मिलती है, 550 कहानियां मिलती है। इन 550 कहानी में गौतम बुद्ध का हर एक जन्म में वो क्या बने थे, उन सभी का डिटेल से इसमें उल्लेख मिलता है। क्लियर। फिर अपना प्रश्न आता है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र हमें किसकी जानकारी देता है, अर्थशास्त्र हमें किसकी जानकारी देता है, हमें किसकी जानकारी देता है, अर्थशास्त्र हमको किसकी जानकारी देता है, अर्थशास्त्र हमें किसकी जानकारी देता है, अर्थशास्त्र हमको किसकी जानकारी देता है। तो देखिए, अर्थशास्त्र, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की, ये किस भाषा में लिखा गया है, ये किस काल में लिखा गया था, और इस अर्थशास्त्र में हमें किस राजा की जानकारी मिलती है, और उनके जो राजा था उस राजा के किस विभाग की हमें इसमें जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अर्थशास्त्र में हमें मौर्य काल के प्रशासन की जानकारी मिलती है। ये इसमें किसकी जानकारी मिलती है, मौर्य काल के प्रशासन, इसमें हमें मौर्य काल के प्रशासन की जानकारी मिलती है, मौर्य काल के प्रशासन की जानकारी मिलती है, प्रशासन की जानकारी मिलती है, प्रशासन की जानकारी मिलती है। क्लियर। उसके बाद आता है जी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। 2 क्वेश्चन हो गए। इसमें तीसरा प्रश्न आ गया कि अर्थशास्त्र किसने लिखा, तो इसकी रचना, इस अर्थशास्त्र की रचना, अर्थशास्त्र की रचना, अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के समय, किसके समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय उनके अमात्य, उनके अमात्य, अमात्य का अर्थ होता है प्रधानमंत्री, उनके अमात्य, अमात्य को क्या कहते थे, अमात्य कहते थे। और अमात्य को वर्तमान में क्या कहा जाता था, प्रधानमंत्री कहा जाता है। अर्थात ये उस काल का प्रधानमंत्री था। और ये अमात्य कौन था, ये अमात्य कौटिल्य था। ये अमात्य कौन था, कौटिल्य था। और इस कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं। और इसी को कौटिल्य कहते हैं, इसी को चाणक्य कहते हैं। और इसी को विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इसी को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। एक विद्वान के 3 नाम थे। ये उस काल में किस पद पर थे, अमात्य के पद पर थे। और अमात्य को क्या कहा जाता था, प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। ठीक है। अर्थशास्त्र किसने लिखा, कौटिल्य ने लिखा। किस भाषा में लिखा, इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा। ठीक है। इस अर्थशास्त्र में हमें किस काल की जानकारी मिलती है, मौर्य काल की जानकारी मिलती है। किस राजा की जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन था, उनके प्रशासन पर लिखा बेहतरीन ग्रंथ है
इस अर्थशास्त्र, इसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। क्लियर? चलिए जी, फिर अपने अगले प्रश्न पे बात करते हैं। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में उच्च स्तर के मंत्रियों को किस नाम से पुकारा है? कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में, अपने अर्थशास्त्र में, अपने अर्थशास्त्र में उच्च स्तर के मंत्रियों को, 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 उच्च स्तर के मंत्रियों को क्या कहा है? यहां पर आपका एक सिंपल सा प्रश्न आ गया कि कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में मौर्य काल के जो उच्च स्तर के अधिकारी थे, उन अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता है? तो कहते हैं कि मौर्य काल में कुल 26 प्रकार के मंत्री थे। मौर्य काल में कुल 26 प्रकार के मंत्री थे। इन 26 प्रकार के मंत्रियों में 18 उच्च स्तर के मंत्री थे और इन 18 उच्च स्तर के मंत्रियों को कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में तीर्थ कहता है। इनको क्या कहता है? तीर्थ कहा, इनको तीर्थ कहता है। तो 18 उच्च स्तरीय मंत्रियों को, 18 उच्च स्तरीय मंत्रियों को, 18 उच्च स्तरीय मंत्रियों को कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में अपने अर्थशास्त्र में तीर्थ कहा है। तीर्थ। और यहां पर कुल कितने मंत्री थे? इस काल में, इस काल में प्रशासन में, प्रशासन में कुल 26 मंत्री थे। कुल 26 मंत्री थे। कुल 26 मंत्री थे और 26 इनके विभाग थे। क्लियर? फिर अपना प्रश्न आता है, सम्राट अशोक के, सम्राट अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किस विद्वान ने पढ़ा? ठीक है, सम्राट अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? सबसे पहले किसने पढ़ा? अब ये आपका क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के अभिलेखों की जो ब्राह्मी लिपि थी, उस ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का सबसे पहले श्रेय किसको दिया जाता है? तो कहते हैं कि सम्राट अशोक के अभिलेखों की सबसे पहले खोज 1750 में टिफेन थेलर ने की। लेकिन इन अशोक के इन अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने का श्रेय 1837 में जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके कि अशोक के अभिलेखों की खोज, अशोक के अभिलेखों की खोज, अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले 1750 में, कब की बात है? 1750 में टिफेन थेलर के द्वारा की गई थी। लेकिन इन अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का सबसे पहले श्रेय किसको दिया जाता है? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोक के अभिलेखों की पहली बार ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख की ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। ठीक है, ठीक है वीरों, आज का अपने जो सेशन है यहीं तक। और मैंने अपने तरफ से आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। शायद आपको मेरी क्लास अच्छी लगे, और यदि मेरी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी इस क्लास को दिल से
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे का जो अपना पार्ट है वो मैं जल्दी आप अपलोड करूंगा, ठीक है। और इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।